सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 5 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न हमारे सामने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं उत्तराखंड सरकार को लगाई गई फटकार को लेकर आर्टिकल है। ये सामंत युग नहीं है कि जैसे राजा बोले वैसा ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये हाल ही में राजाजी नेशनल पार्क में हुई एक नियुक्ति के फैसले को मुख्यमंत्री द्वारा पलटने और अपने निजी व्यक्ति को वहां बिठाने को लेकर जो कोर्ट में केस गया था, कहा सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को राजाजी रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्णय पर बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हम सामंती युग में नहीं हैं, जैसे राजा बोले वैसा ही होगा। आरोपी अधिकारी को निलंबित करने के बजाय उनका स्थानांतरण कर देना कतई उचित कदम नहीं है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति वी.के. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि नियुक्ति करते समय भारतीय वन सेवा के अधिकारी राहुल के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रतिकूल रपट को नज़रअंदाज किया गया। पीठ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। पीठ को बताया गया कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी राहुल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित होने के बावजूद इन राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने मुख्य वन संरक्षक राहुल को जिम कॉर्बेट में राजाजी नेशनल पार्क तैनात करने की पाबंदी जताई थी। बेसिकली यहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं। तो ये आपको मैंने बताया आपके सामने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी को फटकार लगाते हुए उनको पद से हटा दिया है, जो निदेशक अपॉइंट करे गए थे, बदलने के लिए कहा उनको। और आगे बढ़ते हैं हमारे संपादकीय की ओर। आज का संपादकीय है, शुरू करेंगे कल्पमेधा से। शिक्षा प्राप्त करने के 3 आधार स्तंभ हैं: अधिक निरीक्षण करना, अधिक अनुभव करना और अधिक अध्ययन करना, कैथरेल साहब ने कहा। सही बात भी, जितना ज़्यादा आप अपना अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, आपको शिक्षा उतनी ही मिलेगी। और आज का लेख है शिक्षण संस्थान संस्कृति के उन्नयन का सवाल। शिक्षण संस्कृति के उन्नयन का सवाल, और ये लेख लिखा है संजीव राय जी द्वारा। प्राचीन काल से ऋषियों, गुरुओं, विद्वानों के प्रति शिष्यों और समाज द्वारा अपने ढंग से कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा रही है। शिष्यों में अपने गुरुओं जैसे बनने की कामना गुरु शिष्य परंपरा का केंद्रीय भाव रहा है। मगर जैसे जैसे समाज बदला, उसकी परछाई शिक्षण संस्थाओं में दिखाने लगी। देश में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ, नामांकन बढ़ा है, निजी और सरकारी नए संस्थान खुले हैं, नए पाठ्यक्रम बन रहे हैं और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक इत्यादि की नियुक्तियां होती हैं। अलग अलग तरह के शिक्षक, अलग अलग तरह के संस्थान 21वीं शताब्दी के लिए छात्रों को तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है कि 2035 तक देश की उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन दर लगभग दोगुनी हो जाए। मगर उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के साथ ये याद रखना जरूरी होगा कि समय के प्रवाह में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका क्या होगी। वैसे तो अब जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो उसका उद्देश्य ज्ञान का सृजन, संरक्षण और विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का प्रसार करना बताया जाता है। संस्थानों की स्थापना के पीछे समाज की मंशा होती है कि विश्वविद्यालयों से निकले बौद्धिक और दक्ष लोग समाज के हित में कार्य करें। कई राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों का अभाव है और मौजूदा शिक्षक कार्य की अधिकता के चलते छात्रों को पर्याप्त समय मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। ये भी वही वास्तविक बात सही है कि शिक्षकों का दायित्व और जिम्मेदारियां बढ़ी हैं समय रहते, और कई ज़्यादा काम बढ़ने से भी अब वो उतना क्वालिटी दे नहीं पाते हैं। चाहते हैं मगर काम में दबे रहते हैं, चाहे वो निजी हो या सरकारी। निजी हालत फिर भी थोड़ी ठीक है, मगर सरकारी तो बुरी हालत है। सरकारी मास्टर पढ़ाने के अलावा दुनिया के सारे काम करते हैं, तो हम उनसे क्वालिटी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। एक विश्वविद्यालय के शिक्षक कहते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि किसी भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम को संस्थान के लोग मिलकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन
यह सर्वश्रेष्ठ और प्रासंगिक पाठ्यक्रम तभी होगा जब उस विशेष उद्योग के लोग उस पाठ्यक्रम को बनाने में मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षकों को यह बात कह देना चाहिए कि वह सभी विषयों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आज शिक्षा जगत पर सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने और एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का भी दबाव है, और यह परिसर परिसर के बाहर दूसरों के समन्वय से ही हो सकता है। ये चिंता संस्थानों के बीच संसाधनों को लेकर बढ़ रही दूरी को भी की भी है। देखिए, रिसोर्सेज संसाधन संस्थानों में जो संसाधनों की कमी है, ये भी कारण है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल नहीं पा रही है। अभी देश के जो संस्थान रैंकिंग की दौड़ में आगे खड़े दिख रहे हैं, वे अगले वर्ष भी अगली कतार में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास संसाधन हैं, शिक्षक हैं, भवन है, बजट है, अधिकाधिक शोध कार्य और कार्यों का पेटेंट है। मतलब जिनके पास बेहतर संसाधन है वो तो आगे चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे, मगर जो नीचे बैठे हुए हैं वो कभी आगे नहीं आ पा रहे हैं। मगर क्या 5 साल के लिए रैंकिंग की सूची में नीचे खड़े संस्थानों के लिए आर्थिक अकादमिक सहयोग का प्रावधान नहीं किया जा सकता? अब देखिए, देश में गिनती के 4 से 5 ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं या DLN यूनिवर्सिटी है, जिनका नाम हमेशा आप कोई ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में देखते हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखते हो। उसमें भी बहुत नीचे हैं, 130 से भी नीचे हैं, 200 पे हैं, मगर कभी भी उनके अलावा और नए नाम आते ही नहीं हैं। तो जिन गिनती के 4-5 संस्थान हैं, वो ही अपनी पूरी मौज में हैं, फिर भी वैश्विक मानकों और आधारों पे नहीं खड़े होते हैं। बात यह है कि जो इनके अलावा और कई सारे छोटे संस्थान हैं, उनका क्या होगा, जो अन्य शहरों में चल रहे हैं। संसाधनों की कमी के कारण, गुणवत्ता की कमी के कारण, आर्थिक सहायता की कमी के कारण ये कभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। ये सिर्फ ईयर टू ईयर स्ट्रगल करते हैं, फीस इकट्ठा करके बस अपना संस्थान चलाने के मतलब का। गुणवत्ता पे काम करेंगे कैसे? कम पैसों के कारण टीचर्स की नियुक्तियां कम होती हैं, और जिनकी होती है फिर उन पे कार्यभार इतना बढ़ जाता है, प्रशासनिक कार्यभार से लेकर पढ़ाने का कारोबार भी, जिससे कि वह उचित ध्यान बच्चों पे नहीं दे पाते हैं। इसीलिए शिक्षा का और विशेषकर उच्च शिक्षा का जो भारत में स्तर है, वो वैश्विक मानकों में कहीं खड़ा ही नहीं होता है। अगर खड़ा हो रहा होता तो हमारे जो मंत्री और हमारे बड़े बड़े नेता देश के हैं, वो अपने बच्चों को विदेश क्यों भेज रहे होते? कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के, उन्होंने खुशखबरी डाली ट्विटर पे अपने कि हमारे बच्चे को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सिलेक्शन हो गया है अमेरिका में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या देश के जो सैलरी पा रहे हैं देश के बजट से, जो हमारे देश के बजट के फंड से अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उनको ज़रूरत थी अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए? और ऐसे ही नहीं, आप किसी भी पार्टी के नेताओं की तरफ देख लीजिए, सबके बच्चे कोई ऑक्सफोर्ड में, कोई हार्वर्ड में या फिर लंदन या USA के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव कभी नहीं आएगा। ऐसे तो बदलाव उच्च शिक्षा में नहीं आएगा जब हमारे खुद देश के माननीय लोगों को विश्वास नहीं है कि देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। और यही बात इस लेख में बहुत हमको पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है कि कई संस्थान तो सिर्फ संसाधनों के पीछे ही आधी ज़िंदगी गुजार दे रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए। क्या विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रायोगिक तौर पर छात्रों को यह छूट दे सकते हैं कि 1-2 महीने में अगर किसी छात्र को कोई पाठ्यक्रम अप्रासंगिक और शिक्षण में गुणवत्ता की कमी लगे तो वह अपनी फीस वापस ले सकता है? अगर आज शिक्षा में इस तरह के प्रयोग होने लगे तो कक्षा के भीतर अन्वेषण, गुणवत्ता और आज रोजगार उन्मुखता को बढ़ावा मिलने लगेगा। आप बताइए, क्या किसी कॉलेज में दम है? क्या किसी कॉलेज में इतना इतना दम है कि वो ये बोल दे कि भैया आप हमारा डेमो ले लीजिए, अगर आपको हमारे यहाँ पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो फिर एक काम करिए, आप फीस वापस लीजिएगा अपनी, आपको जहाँ मन करे वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। A में नहीं लेना है, B में लेंगे, C में नहीं लेना, D में लेंगे, क्वालिटी तभी तो मिलेगी।
मगर क्या इतना दम है किसी में? नहीं है किसी में दम। कम गलती उनकी नहीं, गलती ये कमी ये भी है कि भैया वो संस्थान वैसे ही फंड के लाले लगे पड़े हैं, खर्चे निकालने के लिए पैसे इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों को विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति को भी बदलना होगा, जहाँ छात्र सिर्फ डिग्री लेना नहीं पाता बल्कि ज्ञान के साथ निर्भीक होकर अज्ञानता से मुक्ति की राह पर चलना चाहता है। हम सिर्फ डिग्री इकट्ठा करने नहीं आए, हम भी नॉलेज लेने के लिए आए हैं, है ना। कोई भी डिग्री इकट्ठा करने नहीं आता है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन क्या है? ध्यान देना। रक्षा में हिंसा। इन दिनों फिर गौरक्षकों की उन्माद, ये हमारा जो आजकल गौरक्षक वाला इंसिडेंट चल रहा था कि युवक को मार दिया गया, उसको लेकर आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। इंसाफ की खातिर पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन कर नया विधेयक पारित कर दिया है। इसमें मामलों की जल्द जांच और त्वरित न्याय दिलाने के साथ साथ दोषियों को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान भी किया गया है। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के बाद प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसा पहला बार नहीं है जब किसी सरकार ने महिला सुरक्षा से संबंधित मौजूदा कानून में संशोधन किया है। इससे पहले भी केंद्रीय और राज्य स्तर पर संशोधन के जरिए कानूनों को कड़ा कानून लाने के प्रयास किए गए हैं। देखिए, हम भी जानते हैं रेप वगैरह के लिए तो सख्ती होनी ही चाहिए, है ना। पश्चिम बंगाल के नए विधेयक में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। राज्य सरकार का दावा है कि बलात्कार से संबंधित केंद्रीय कानून में कुछ कमियां रह गई हैं, इसलिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया। पर क्या कड़े कानून बना देने भर से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगा पाएंगे? दिसंबर 2012 में निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा संबंधी केंद्रीय कानून में सख्त प्रावधान किए गए थे। यहाँ तक कि जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले किशोरों की उम्र सीमा को लेकर भी किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया था। नवंबर 19 में हैदराबाद में एक युवती का बलात्कार और हत्या के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए विधानसभा में संशोधित विधेयक पारित किया था। मगर हम देखते हैं कि इतने साल होने के बाद भी कोई विशेष परिवर्तन आया नहीं है। कारण है, बहुत सारे कारण हैं, पर फिर भी ये अच्छी बात है कि राज्य सरकारों की ये पहल रहती है कि वो कुछ करें, कम से कम कानून तो ले ही आए हैं। और बहराइच में जो वुल्स भेड़ियों का थोड़ा सा मैटर चल रहा है, परेशानी आदमखोर, तो उसको यहाँ पे वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित हुआ है बहराइच। जब तक लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। बाकी आज के देखते हैं जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक बार जाने से पहले मेडल देख लें, कितने मेडल हैं भारत के पास। भारत के पास आए हैं 22 मेडल। चाइना के पास 128 मेडल हैं, ग्रेट ब्रिटेन के पास 74 मेडल हैं, अमेरिका 60 और भारत के पास हैं 22 मेडल। खिलाड़ी हमारे और बेहतर प्रयास करेंगे तो और मेडल आएंगे। पैरालंपिक हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल आ चुका है भारत के पास पैरालंपिक्स में। बाकी आज के रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।